गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि बैटरी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ सर्किट भी चल रही है, तो दोनों क्लास आप लोग करते रहिए। सर्किट वाली क्लास में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई सर्किट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस पर कमेंट कीजिए कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो आज स्टार्ट हुआ, तो आज केबल का एक टाइप का क्वेश्चन हुआ है, तो उसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही सर्किट डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि एक साथ हमें दोनों वीडियो डालना पड़ेगा, बैटरी का भी और उसका भी, ताकि आपका कोर्स पीछे ना रह जाए। क्योंकि सेमेस्टर अगर एग्ज़ाम होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आया तो अगले सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट जैसे मशीन पढ़ेंगे या फिर जो भी पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हेल्पफुल हो जाएगा। एक बार रिवीजन आप लोग, अगर आपने पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है तो भी इसमें हम लोग अच्छे से पूरा कवर कर रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग की। पीछे बैटरी की क्लास में हम इतना पढ़ चुके थे कि हमारा जो शीशा हमने संचायक सेल था, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके हमने डायग्राम देख लिए थे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होते हैं उसमें देख लिया था। हमारे पास जो हमारे प्लग होते हैं, फिर फिलर प्लग होते हैं, फिर हमारे टर्मिनल बॉक्स होते हैं, फिर नेगेटिव प्लेट होते हैं, पॉजिटिव प्लेट होते हैं, वो रबड़ सेपरेटर होता है, वो सब हम लोग पढ़ लिए थे। फिर एक बार हम लोगों ने देख लिया था धारक क्या होता है। धारक हम इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाते हैं, उसको हम लोग अच्छे से देख लिए थे कि जो हमारे बैटरी का बाहरी भाग होता है, यानी कि जिसमें बैटरी, जैसे अगर हम बोले कि हमारा ये बैटरी है, तो बैटरी का ये जो बाहरी भाग जिसमें हमने बैटरी को रखा, ऊपर से ये देखें जैसे ढक्कन लगा होता है उसमें, तो बैटरी जिसमें हम बैटरी के पार्ट्स को रखते हैं, जैसे ये हमारा बाहरी भाग है, उसको हम बाहरी क्या धारक बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। जो हमारे एबोनाइट के ग्लास के भी बनते हैं, रबड़ के बनते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, उसको अलग अलग मटेरियल के बना देते हैं। सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर रबड़ का बनाया जाता है या फाइबर ग्लास का बनाया जाता है। सेपरेटर का मतलब क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से अलग करना, या फिर एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से अलग करने का काम हमारा सेपरेटर करता है। इंग्लिश में भी लिखा है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा, या फिर जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करे, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि फिर तीसरा हमारा है सेल का ढक्कन है। सेल का ढक्कन मैंने बोला है जिस मटेरियल से हमारा कंटेनर बनाया जाता है, जिस मटेरियल से हमारा कंटेनर बनाया जाता है उसी मटेरियल से हमारा सेल का ढक्कन भी बनाया जाता है। तो यानी कि ग्लास, बिटुमिन्स या फिर रबड़, उससे भी हमारा सेल का ढक्कन भी बनाया जाता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या इसमें हम डालते हैं, जैसे भी हम डाल सकते हैं, जैसे H2SO4, NaCl, जो भी हमारे पास है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए क्या लिक्विड की तरह हमारा कंडक्टर काम करेगा, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि क्या वनस्पति तेल, स्प्रिट है, अम्ल रहित आसुत जल है, वो सब हम डाल सकते हैं। वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कल हमने देख लिया था, फिर एनोड देख लिया था, और हमने कैथोड देख लिया था। यानी कि एनोड और कैथोड का दोनों हम लोग देख लिए थे कि एनोड क्या होता है। एनोड हमारा PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड से बनता है, और हमारा कैथोड है वो हमारा केवल Pb यानी कि लेड से बनता है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर रखिएगा, क्योंकि आगे इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार सारे जो भी आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे, उस पीछे के क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि अगर पीछे के क्लास को नहीं देख रहे हैं तो कोई भी मतलब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप पीछे के क्लास को देखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अब अचानक कोई क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब से वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्या हो जाता है, पूरा चैप्टर जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आती है। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ें, पूरे इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसको अच्छे से हम क्लियर करें। तो आगे चलते हैं। कल मैंने बोला था कि कल हम लोग अगले चैप्टर में क्या करेंगे, रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कि शीशा अम्ल संचायक सेल में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, शीशा अम्ल संचायक सेल निम्न 4 चरणों में रासायनिक क्रियाएं संपन्न करती है। यानी कि जो लेड एसिड हमारी जो एक्यूमुलेटर बैटरी है, वो हमारी क्या करती है, चार स्टेज में हमारी क्या करती है, इसको पूरे तरह से कंप्लीट करती है। यानी कि पूरा बैटरी को जो हम अगर शीशा अम्ल संचायक सेल बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो 4 चरण होता है, उन चारों चरणों से होकर वो गुजरती है क्रियाएं। तो वो क्या हो जाती है, वो रासायनिक क्रिया हमारी होती है शीशा संचायक सेल को बनाने के लिए। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आप लिख के नहीं आ रहे तो पूरे इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना भी आप इसमें थियरी लिख लीजिए तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। शीशा संचायक सेल या फिर कोई भी सेल आप बना रहे हैं तो उसमें क्या हो, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और उसके जो रासायनिक जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि क्या है, ये केमिकल इफेक्ट है हमारा बैटरी या सेल, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वो हम केमिकल इफेक्ट लिखेंगे नहीं तो मतलब क्या है उस बैटरी का। इसलिए हमको इसको डिटेल से पढ़ना है और इसको समझना है। देखिए क्या है, सेल में तनुगंधक का अम्ल भरते ही यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह कार्य प्रारंभ बैटरी विक्रेता के द्वारा ही की जाती है। मतलब जैसे ही जो बैटरी बेचता है उसके द्वारा ही ये चीज़ें डाली जाती है, और जैसे ही ये डाली जाती है वैसे ही जो हमारी सेल या बैटरी वो क्या एक्टिव हो जाती है, और वो रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फॉर्मिंग जिसको बोलते हैं। फार्मिंग का मतलब होता है जैसे ही उसमें हम क्या
जो लिक्विड कंडक्टर डालते हैं वैसे ही वो हमारा एक्टिव हो जाता है वो चलने के लिए। तो याद रखिएगा, जैसे तनुगंधक यानी H2SO4 डाल रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो अम्ल है उसको क्या वो तुरंत एक्टिव हो जाता है हमारी, यानी फॉर्मिंग करने लगती है। इस पहले वाले प्रोसेस को हम फॉर्मिंग बोलते हैं। फॉर्मिंग में क्या करते हैं तनुगंधक यानी कि H2SO4 को हम डालते हैं जो अम्ल है, और ये क्या हो जाती है, ये क्रिया करना प्रारंभ करती है। ये केवल विक्रेता के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे हम बैटरी को खरीदने जा रहे हैं या फिर जहाँ पे बैटरी बिक रही है या फिर जहाँ पे बैटरी को हम खरीद रहे हैं। तो क्या हो जाती है, जैसे कि क्या आप सभी लोगों के घर पे इन्वर्टर होगा या फिर आपने देखा होगा दुकान पे इन्वर्टर बिकता है, तो बैटरी वहाँ बिकती है, तो वो विक्रेता के द्वारा की जाती है। उसमें जो भी हम लिक्विड कंडक्टर डालते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमारे विक्रेता के द्वारा डाले जाते हैं, दुकानदार के द्वारा डाला जाता है। तो इसमें देख लीजिए एक फार्मूला है जिसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा या फिर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। याद करने की बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार में समझ लेंगे। Pb3O4 इसका क्या है, इसकी हमने जो भी हमारा एनोड और कैथोड का है PbO3 है प्लस 2H2SO4 है। इसमें हमने क्या तनुगंधक डाला हुआ है 2H2SO4 जो कि है। अगर इसको जब ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, PbO2 में एक पार्ट्स में टूटेगा प्लस 2PbSO4 में टूटेगा प्लस 2H2O में टूटेगा। तो ये थोड़ा सा आप इक्वेशन को आराम से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो उसमें इक्वेशन आप सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग का ये फार्मूला है। ये फार्मूला एग्जाम में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिख रहे हैं, अगर थियरी में ये भर दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार 2 बार आप लोग वीडियो को पूरा दिख रहे हैं और नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपके जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में 40 से 45 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थियरी भी आते हैं, जिसमें नंबर आराम से इंप्रूव किए जा सकते हैं। तो नंबर तभी इंप्रूव होगा जब आप इसके पूरे कंटेंट्स को क्लियर लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। तो पहला मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग में क्या होता है, जो हम सेल में क्या करते हैं, सेल में तनुगंधक यानी कि H2SO4 डालते हैं। जैसे वो डालते हैं तनु H2SO4 जो हमारा है वो अम्ल है, उसको जैसे ही डालते हैं हमारी फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। फार्मिंग ये क्या हो जाती है, जहाँ से बैटरी बिकती है उसके दुकानदार के द्वारा ये किया जाता है। इसका फार्मूला है Pb3O4 प्लस 2H2SO4। इसको जब ये हमारे इक्वेशन को इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस 2PbSO4 प्लस 2H2O में ये टूटेगा। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कभी कभी जो एग्जाम में पूछ देता है कि सीसा अम्ल संचयक यानी कि लेड एक्यूमुलेटर जो हमारा सेल उसमें फॉर्मिंग का जो है इसका ये दे देता है डायरेक्टली टिक करने के लिए, तो हमको वहाँ के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब क्या है कि रिचार्जिंग, दूसरा हमारे पार्ट है रिचार्जिंग, कि रिचार्ज कैसे करते हैं अपनी बैटरी को। तो देखिए क्या करते हैं, सेल के डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे डीसी सोर्स से जोड़कर पुनः आवेशित कर लिया जाता है। ये क्रिया चार्जिंग क्रिया के समान होती है और इसके अंतर्गत वही रासायनिक क्रिया होती है जो चार्जिंग क्रिया के अंतर्गत होती है। इस क्रिया में गंधक के अम्ल H2SO4 निर्माण के कारण इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता है, मैंने भी स्टार्ट में ही बता दिया था जब बैटरी स्टार्ट हुआ था कि जो हमारी चार्जिंग बैटरी हो या फिर डिस्चार्जिंग हो वो क्या हो जाए, दोनों डीसी पे की जाती है। तो बिल्कुल ये पॉइंट याद कर लेने वाली बात है कि जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज या चार्ज जो होती है वो डीसी पे ही होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो यानी कि रिचार्ज करने के लिए बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, रिचार्ज करने के लिए बैटरी को हम डीसी पे ऑपरेट करवाने हैं, डीसी पे चार्ज होगा। और इसमें जो हम H2SO4 का विलयन डाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट जो हम प्लेट यूज़ किए उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो रिचार्ज करने का प्रोसेस क्या है कि जैसे ही हमारा सेल डिस्चार्ज होता है उसको डीसी पे हम रिचार्ज करते हैं। डीसी पे रिचार्ज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो हम H2SO4 हमने जो गंधक डाला हुआ है उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब अगली पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारा है चार्जिंग। चार्जिंग कैसे करते हैं या फिर क्या उसमें प्रोसेस है, एक बार देख लेते हैं। सेल के उसके गंधक का अम्ल भरने के लिए देखिए क्या, सेल जो हमारा उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, सेल के उसकी गंधक का अम्ल भरने के लिए 10 से 12 घंटे 50 हुए डीसी सोर्स में से जोड़ दिया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्र हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो हमारा सेल उसमें जैसे हम गंधक भर देते हैं उसके हम 10 से 12 घंटे के पश्चात उसको डीसी से जोड़ देते हैं, जिसमें से क्या हो जाता है, वो चार्ज होने के बाद क्या रासायनिक ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं, एकत्र कर देते हैं, जो हमें विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, करके देता है हमें। यानी कि चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप सेल की धन प्लेट है यानी कि PbO2 व ऋण प्लेट पीबी से बनी होती है। या पहले ही अभी जैसे ही मैंने बोला कि ऋणोद और कैथोद, जो हमारा जो धन वाला प्लेट है वो हमारा PbO2 से बना होगा जिसको एनोड बोलते हैं, और जो हमारा ऋण वाला प्लेट है जिसको हम कैथोड बोलते हैं वो Pb से बना होता है यानी कि लेड से बना होता है। यानी कि जो हमारी एनोड की प्लेट है वो लेड ऑक्साइड यानी PbO2 से बना होता है, और जो हमारी ऋण प्लेट यानी कि क्या हो जाएगा, हमारी ऋण प्लेट कैथोड है उसको हमारे लेड से बनाया जाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी।
अब देखिए इसमें मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, केमिकल रिएक्शन है। देखिए H2 है, जब ये टूटेगा तो 2H प्लस प्लस O डबल माइनस में टूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार टूटेगा। अगर एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस H2O प्लस O पे डबल चार्ज हमारा त्याग कर रहा है। ये क्या आएगा, जब इसको बैलेंस करेंगे तो PbO2 प्लस 2H2SO4 हो जाएगा। कैथोड की बात करें तो PbSO4 प्लस 2H प्लस, ये जब टूटेगा तो Pb प्लस H2SO4 में ये टूट जाएगा। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा तीनों फार्मूले को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। बैलेंसिंग वैसे ही आपको आ रही होगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं बैलेंसिंग, तो आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले ही सेमेस्टर में आप लोग का अप्लाइड केमिस्ट्री था, जिसमें आप लोग आराम से बैलेंसिंग जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़े थे। तो यानी कि 3 चीज़ें हमने पढ़ लिया कि रासायनिक क्रियाएं जो सीसा अम्ल सेल में होती है, पहला फॉर्मिंग होता है, दूसरा रिचार्जिंग होता है, तीसरा चार्जिंग होता है। अब चौथा हमारा डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्जिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, वो जानना जरूरी है कि डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज के लिए देख लेते हैं क्या है। आवेशित सेल को लोड से संयोजित करने पर डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि क्या, अगर हमारा कोई सेल चार्ज है, अगर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, अगर ये कोई हमारा सेल है, ये फुल चार्ज है। फुल चार्ज है, जैसे इसको हम सोर्स से जोड़ेंगे, जैसे हमारा कोई ये अब मान लेते हैं कोई चीज़ है जिनको मोबाइल चार्ज करना है, तो क्या कर देंगे, पहले तो चार्ज था हमारा, फुल चार्ज था। अब जैसे ही इस हमारा मोबाइल चार्ज यानी कि मोबाइल यूज करें तो वैसे क्या होती है, हमारी बैटरी घटने लगती है और हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल का ही है कि हम 100% मोबाइल को चार्ज किए रहते हैं, जैसे उसको यूज करते हैं वैसे उसकी बैटरी क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। जैसे कि आप देख लेते हैं इन्वर्टर की बैटरी होती है, क्या होती है, इन्वर्टर की बैटरी को हम एक बार जब चार्ज कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, इन्वर्टर की बैटरी जैसे ही हम चार्ज करते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही लोड मिलता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, आपने ये देखा होगा कि उसमें कि हम अपनी बैटरी को एसी पे आप लोग को दिमाग में होगा कि चार्ज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। इन्वर्टर में क्या होती है, इन्वर्टर में 2 फंक्शन होती है। इन्वर्टर में क्या होती है, एसी से डीसी को भी कन्वर्ट किया जाता है और डीसी से एसी को भी कन्वर्ट करने के लिए दोनों लगाई जाती है, यानी कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों उसमें लगाई गई होती है, ताकि जब हम बैटरी को चार्ज करें तो वो डीसी पे ऑपरेट करे और जैसे ही हमारा इन्वर्टर पे काम करे तो वो हमारा एसी पे काम करे। तो याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि जो हमारे घर की बैटरी यानी इन्वर्टर की बैटरी वो एसी पे चार्ज होती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे इन्वर्टर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी लगी होती है, यानी कि हमारी जो इन्वर्ट भी कर सकता है और वो क्या कर सकता है, कन्वर्ट भी कर सकता है, यानी कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों की बात होती है। यानी कि जैसे ही आवेशित सेल को हम लोड से संयोजित करते हैं वो डिस्चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाता है। डिस्चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप सेल के दोनों प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती है। रासायनिक क्रिया में जल के निर्माण के कारण अम्ल पतला हो जाता है अथवा उस अपेक्षित घनत्व घट जाता है। तो क्या हो जाता है, हमने जो इसमें गंधक डाला होता है H2SO4, उसका क्या हो जाता है, हमारे प्लेटों के ऊपर क्या हो जाती है, सल्फेट जमा हो जाती है। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि आप बैटरी के ऊपर सफ़ेद कलर का एक पार्ट जम जाता है, क्या हो जाता है, वो सल्फेट जिसको बोलते हैं। और हमारा जो अंदर का गंधक यानी कि जो हमने केमिकल डाला है लिक्विड कंडक्टर, वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे ही वो पतला होता है वैसे ही हमारा अपेक्षित घनत्व भी बैटरी का क्या हो जाता है या सेल का क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो डिस्चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि डिस्चार्जिंग क्या, जैसे ही हम फुल चार्ज बैटरी या सेल को क्या करते हैं, लोड से जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाती है, तुरंत डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाती है। डिस्चार्ज होने के प्रारंभ क्या हो जाती है, वो जो हमारे बैटरी के ऊपर प्लेटों पे क्या हो जाती है, सल्फेट जमा हो जाती है जो PbSO4 की हो जाती है। और क्या हो जाती है, हमारी जो वो हमने उसमें जो गंधक डाला हुआ है यानी कि H2SO4 डाला हुआ है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा अपेक्षित घनत्व भी क्या हो जाता है, घट जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, डायग्राम आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, डायग्राम में मैंने एक कंटेनर दिखाया जो बाहर से कंटेनर है। इसके कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगी गई है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको हम एनोड बोलेंगे और एक को कैथोड बोलेंगे। जो एनोड वाली है उसको PbO2 से बनी होती है, जैसे कि पिछले ही टॉपिक्स में मैंने बताया। और यहाँ पे दूसरा हमारा Pb यानी कि कैथोड है, और इसमें जो हम डाल रहे हैं वो H2SO4 को डाल रहे हैं, यानी कि 2H प्लस SO4 में टूटेगा। जो SO4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा, और H क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस वाला क्या माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला जो है वो प्लस की तरफ जाएगा, वो भी आपको पता है। जिसका सल्फेट हमारा ऊपर इस पार्ट पर जमा हो जाता है, जैसे ही सल्फेट यहाँ पर जमा होता है सफ़ेद कलर का, अंदर का जो H2SO4 वाला पार्ट है ये पतला हो जाता है, और जैसे ये पतला होता है उसका जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि हम लोड दें, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से ये पूरा जो एक्सेल है सीसामला संचयक सेल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्लियरली हर साल या फिर ये आएगा या फिर निखिल कैडमियम सेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक सेल आना ही आना होता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा इसमें कि सर फॉर्मिंग क्या होती है या फिर कोई और दिक्कत इसमें है, तो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में कीजिए कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आई है, तो उसमें हम लोग फिर से एक क्लास डाउट क्लास रखेंगे जिसमें आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आपको टॉपिक्स में दिक्कत है या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं तो उस पर हम लोग एक डाउट क्लास रख देंगे, जिसमें क्या हो जाएगी वो उस चीज़ों को एक बार फिर से क्लियर किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास लाइव चले या फिर ब्लैक बोर्डिंग क्लास चले, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम लोग लाइव पढ़ाएं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। कि आप लोग अगर इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे तभी क्या होगा कि हम लोग आगे काम कर सकते हैं, कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हमें क्योंकि हम लोग इतने लोग काम कर रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू, इस ग्रुप के बहुत सारे लोग पार्ट्स हैं, मेंबर है, आपको पता ही खुद चल रहा होगा कि इसमें मैकेनिकल का है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इन सब की क्लासेस पढ़ रही हैं। ऊपर से नॉन टेक का भी क्लास, जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो सारे क्लास धीरे धीरे इस पर पढ़ेंगे तो मेहनत हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लैक बोर्डिंग हम लोग लाइव ब्लैक बोर्डिंग करें या फिर आप लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग जो जेई बैच है या फिर कोई अगर यूपीएसआई, जो एसएससी जीडी या फिर कोई ऐसा बैच आप लोग चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग लाइव पढ़ा सकें। क्योंकि आप लोग के कमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है कि हम लोग आगे क्या करें। और इसको आप लोग फॉरवर्ड करिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर टेक्निकल हैं तो वो टेक्निकल को फॉरवर्ड कीजिए। अगर नॉन टेक्निकल वाले जो भी जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं या फिर जो भी ऐसे चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको नॉन टेक्निकल वाले लोग को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि नॉन टेक्निकल भी जैसे यूपीएसआई का फॉर्म आया, एसएससी जीडी का आया, तो उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और एकदम सारी क्लास बहुत बेसिक के, मतलब उससे बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो और उसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम करीब आ जाएंगे हम लोग उसके लिए क्वेश्चन कराएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास पढ़ चुकी है, तो तीनों क्लास को आप शेयर कीजिए। आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि आप लोग भी जो भी फॉर्म भरा है उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से सारे क्लास कीजिए। और अगर जो भी देख रहे हैं सिलेबस हम लोग छूट रहे हैं, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करें, ताकि जब तक एग्जाम हो तब तक पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट कर दिए जाएँ। तो अगला हमारा जो पॉइंट है बैटरी की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ बैटरी की, जो हमारी किसी भी बैटरी की दक्षता कैसे मापा जाएगा, उसकी दक्षता कैसी होती है, तो आगे ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं बैटरी की दक्षता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए निम्न प्रकार से बोले या दो प्रकार से, दो ही प्रकार की बैटरी की दक्षता हम ज्ञात करते हैं। एक होता है एम्पियर हावर हमारी दक्षता होती है, एक हमारी वाट हावर होती है, यानी कि एम्पियर हावर इफिशियंसी और एक है वाट हावर इफिशियंसी। इन दोनों में ही हम अपने बैटरी की दक्षता को कैलकुलेट करते हैं, और दोनों में से एग्जाम में न्यूमेरिकल पक्का आते हैं। जे के एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे हैं इससे। यूपीपीएसएल के क्वेश्चन, यूपीपीएसएल में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि एम्पियर हावर की गणना कीजिए या वाट हावर की गणना कीजिए, या फिर फार्मूला ही दे देता है डायरेक्टली कि इनमें से एम्पियर हावर की फार्मूला है या फिर वाट हावर का फार्मूला है। तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग देखिएगा और क्लियर कर लीजिए कि इसमें जो पहला पॉइंट हमारा एम्पियर हावर घंटा, यानी कि जो हमारा एम्पियर घंटा दक्षता बोलें। अब देखिए क्या है, इसमें हमारी जो बैटरी की दक्षता है वो दो प्रकार से हम मेज़र करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन इसे यूपीपीसीएल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम्पियर हावर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है या फिर वाट हावर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। तो हमको फार्मूला भी याद रखना है, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। और हमारी बेसिक सेंस है कि हमको जानना जरूरत है। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि हमारी बैटरी की दक्षता किसमें उसकी गणना करते हैं, तो ये बार बार पूछ लेता है। और एग्जाम में तो आना फिक्स है कि कोई या फिर एम्पियर हावर आए या वाट हावर आए, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बैटरी की दक्षता हम कैसे मापते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार से करते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एम्पियर हावर इफिशियंसी। तो इसमें एम्पियर हावर इफिशियंसी में क्या है कि बैटरी की विसर्जित एम्पियर घंटा तथा आवेशित एम्पियर घंटा के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर घंटा दक्षता बोलते हैं। यानी कि जो हमारा एम्पियर हावर, यानी कि जो हमारा एम्पियर है वो करंट का यूनिट है, आपको पता है, और घंटे में कितने घंटे में हमारा जो चार्ज है वो कितना आवेशित हो रहा है या कितना विसर्जित हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, एम्पियर हावर घंटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं कि परसेंटेज एम्पियर हावर घंटा बराबर होता है विसर्जित एम्पियर हावर घंटा बटे आवेशित एम्पियर हावर घंटा गुणे 100। ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कुछ इसमें केवल इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखने की जरूरत है, क्योंकि फार्मूले पे ही सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल बेस पे करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध दो न्यूमेरिकल कभी कभी दे देता है एग्जाम में सेमेस्टर में, और तैयारी के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या परसेंटेज एफिशिएंसी एम्पियर हावर बराबर क्या हो जाएगा, आई डी इंटू टी डी अपान आई सी इंटू टी सी हो जाता है। अब इसमें क्या है, जो हमारा आई सी है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हमारा आई डी क्या है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है उसके बाद हमारा टीसी क्या हो जाता है, हमारा टोटल चार्ज होता है। टीडी क्या हो जाता है, टोटल डिस्चार्ज हो जाता है।
तो आपका फार्मूला बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जिसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 90 से 95% तक हमारी इफिशियंसी आती है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब वाट आवर में करेंगे तो वाट आवर में भी सेम है, क्या करते हैं बस वही लिखे हैं कि बैटरी के विसर्जित वाट घंटा तथा आवेशित वाट घंटा के अनुपात को हम हम उसकी बैटरी की दक्षता कहते हैं, जिसको वाट आवर इफिशियंसी में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वी डी इंटू आई डी इंटू टी डी अपान वी सी इंटू आई सी इंटू टी सी इंटू 100। आई डी मैंने बता दिया डिस्चार्जिंग करंट है, आईसी बता दिया मैंने चार्जिंग करंट है, टीडी बता दिया टोटल डिस्चार्जिंग, टीसी बता दिया मैंने टोटल चार्जिंग करंट है। अब जो हमारा वीडी है क्या है, डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, वीसी क्या है हमारा चार्जिंग वोल्टेज है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे फार्मूला अगर देखा जाए तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा आई डी इंटू टी डी अपान आई सी इंटू टी सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अलग कर सकते हैं, वी डी अपान वी सी इंटू 100। अब यहाँ पे क्या ये पूरा हमारा जो वैल्यू है किसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा वैल्यू है ये वाला, ये हमारा एम्पियर हावर का। तो यहाँ पे क्लियर लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी एम्पियर हावर इंटू वी डी अपन वी सी %। आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैंने डिटेल भी लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीसा अम्ल संचायक सेल की क्या हो जाती है, जो हमारी एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है वो 90% से 95% होती है, और वाट हावर जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो हमारी 80 से 85% होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका PDF मिल जाएंगे। अब देखिए क्या, अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं आपकी, जो जेई क्लासेस या फिर जो भी तैयारी वाली क्लासेस हैं, या फिर आप अपने ही क्लासेस को लाइव चाहते हैं, फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लास चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग देखा जाएगा, उस हिसाब से आपकी लाइव क्लासेस भी चलवा दी जाएंगी। तो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, और आप लोग कितना चाहते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और बैटरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन सभी लोग जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी आपके प्रिपरेशन के जो भी आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन आसपास कोई कर रहा है या फिर आपके रिलेटिव हैं, तो आप सबको ये लिंक भेजते रहिए। जो भी इकोनॉमिक की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, जो भी क्लास चल रही है, तो उसकी लिंक भेजते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू।